अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे क्लास में रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। ये आप लोगों को मैंने यहाँ टास्क भी दिया था कि होमवर्क में इसके क्वेश्चन करने। तो सिंप्लेक्स मेथड, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में आप लोगों ने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो आपने सिंप्लेक्स मेथड की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी बिल्कुल उसी तरह उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नंबर 1। और नंबर 2 में, ये नंबर 1 हो गया, आपने इसको कन्वर्ट करना है। नंबर 2 में आपने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने मैट्रिक्स में आप लोगों को डुअल सिंप्लेक्स मेथड में मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस में भी कन्वर्ट करने का तरीका सिखाया था। और फिर आपने जैसे ही आप मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो इनमें से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए कैप और बी कैप की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने फाइंड करना है ये बी की वैल्यू और बी इनवर्स की वैल्यू और सी बी की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। फिर हमने कैलकुलेट करना है ये वाला मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, और इस मैट्रिक्स का ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। तो इस मैट्रिक्स के एंड में ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको अगर हम ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी जे माइनस जेड जे बन जाएगा। और सी जे माइनस जेड जे जो होगा, अगर, क्योंकि हमने इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा है, अगर ये लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो हमारा मेथड ख़त्म हो जाएगा और वो ही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ग्रेटर दैन ज़ीरो होने की वजह से अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन अपना इम्प्रूव करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास आएगा। आपने वैल्यूज़ लेनी है ऑप्टिमल सोल्यूशन की। तो उसके लिए आपने एक्स बी फाइंड करना है, और उसके बाद ये एक्स फाइंड करना है। और ये जो एक्स फाइंड किया है इसमें आपने देखना है कि इसकी सारी वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर ये सारी वैल्यू नेगेटिव हुई तो सोल्यूशन अनबाउंडेड होगा। अगर कोई एक वैल्यू भी पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब है सोल्यूशन क्या है, बाउंडेड है। फिर हम जाएंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल में इस वैल्यू की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको अगर ना भी लिखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आपने ये वैल्यूज़ और इनका रेशो फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो वहाँ से आपने पिछले स्टेप से ये वाली वैल्यू देखनी है कि विच वन इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू। आपने यहाँ पे जो देखा इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फिर आपने ये भी चेक करना है कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि व्हाट इज़ दिस कॉलम। और ये कॉलम अगर आपको पता चल गया तो फिर आपने एक्स बी भी कैलकुलेट करना है एक्स बी के फार्मूले के साथ, और उसकी वैल्यू इधर पुट करनी है। और फिर आपने इनका रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करने के बाद ये रेशो फाइंड किया गया, रेशो फ़र्ज़ करें ये रेशो आ गया 1 और 4। तो रेशो फाइंड करने के बाद जो रेशो मिनिमम होगा ये रेशो मिनिमम है हमारे पास। तो जो रेशो मिनिमम होगा, जो हमारे पास जो रेशो मिनिमम होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पिवट एलिमेंट बनाएगा। जब हम पिवट एलिमेंट बनाते हैं तो वो तो हम सिंप्लेक्स मेथड में करते रहते हैं। जब पिवट एलिमेंट बनाते हैं तो उसको हम यूनिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उसी कॉलम में बाकी सारों को ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। जैसे ही ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास दोबारा ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर ये रिवाइज्ड होके आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे एक आएगा बी इनवर्स, जो नया बी इनवर्स आ जाएगा। तो ये जो नया बी इनवर्स होगा, फिर आपने दोबारा स्टेप नंबर 5 में जाना है। अगर स्टेप नंबर 5 में जाएंगे तो स्टेप नंबर 5 ही हमें बताएगा कि कहाँ पे हमने बस करना है। जब आप बस कर चुकते हैं
मतलब सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू जब ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है तो फिर हम यहाँ से जो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वो ऑप्टिमल वैल्यू होती है। तो चलें कि एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में जेड मैक्स है और ये पहली इनइक्वालिटी है और ये दूसरी इनइक्वालिटी है और ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर ऑफ रिवाइज सिम्प्लेक्स मेथड हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लेस है और यहाँ पे जो लेस है तो इनको इक्वल करने के लिए हम सिलेक्ट वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसमें सिलेक्ट वेरिएबल जो ऐड किया उसको S1 का नाम दिया है और जो दूसरे में सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किया उसको S2 का नाम दिया है। तो ये दो सिलेक्ट वेरिएबल अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये दो सिलेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी जाके ऐड होंगे और ये दो सिलेक्ट वेरिएबल नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में भी जाके ऐड होंगे। पहली कंडीशन हमारी होगी। दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डुअल में जिस तरह हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सी क्या आ जाएगा 2300। तो ये आ गया 2300 मल्टीप्लाई एक्स, दिस नंबर इज सी। और अगर आप इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 11102 और यहाँ पे आ जाएगा x 11102 और ये आ जाएगा 2301 और 6 और ये हमारे पास a के इक्वल आ गया और ये हमारे पास b के इक्वल आ गया। तो स्टेप नंबर 3 में हमने फाइंड करना था a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। और b हमारे पास क्या होता है, b बेसिस में जो नंबर एंटर हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बेसिस में कौन से नंबर एंटर हो रहे हैं। तो अगर हम x1 और x2 को 0 के बराबर पुट करें तो S1 और S2 दोनों पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब है S1 और S2 दोनों बेसिस में एंटर हो रहे हैं। तो ये S1 और ये S2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 0 एंड 0। अगर आप इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखी हुई है तो ये आ रही है 1 0 एंड 0 1। तो अब हमने फाइंड कर लिया व्हाट इज़ आवर बी। और जो बेसिस में आ रहे हैं तो उनके कोफिशेंट्स क्या हैं, उनके कोफिशेंट हैं 0 और 0। S1 की वैल्यू भी 0 है और S2 की वैल्यू भी 0 है। उसकी बेसिस में जो कोफिशेंट्स हैं, कोफिशेंट हम इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जाके देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखें ये S1 भी 0 है, S2 भी 0 है, लिहाजा यहाँ पे इसकी जगह लिखा गया है 0 0 लिखा गया है। अब हमने क्या करना है, ए कैप फाइंड करना है। तो ए कैप का फार्मूला है कि ए और सी लिखें। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आई हुई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी है और उसके बाद हमने सी की वैल्यू माइनस के साइन के साथ लिखी है। अब हम बी कैप फाइंड करेंगे तो बी कैप में बी और 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू आ रही है 26 और 0। और अब हम स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में हमने फाइंड करना होता है b इनवर्स। तो b इनवर्स कैप का फार्मूला है b इनवर्स 0 सी बी जो यहाँ पे फाइंड किया है इंटू b इनवर्स 1। तो इन सारी की वैल्यू, ये कैपिटल 0 है, कैपिटल 0 का मतलब है जितने ज़ीरो ज़रूरत पड़ेंगे उतने लगाने। तो बी इनवर्स आ रहा था 1 0 0 1 और अब 2 0 की ज़रूरत पड़ी है तो 2 0 लगाएं। और सी बी इनवर्स तो हमारे पास 1 0 0 1 ही आएगा। तो उसके साथ सी बी मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वही मैट्रिक्स वापस आता है। तो ये मैट्रिक्स आ गया 0 0 और ये 1 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब आपने बी कैप इनवर्स फाइंड कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 है। ये जो बी कैप इनवर्स फाइंड करते हैं ना, तो इसमें जो आखिरी लाइन है उसको ए कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आखिरी लाइन होती है, ये बी कैप इनवर्स की ये जो आखिरी लाइन है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए कैप के साथ। तो ए कैप के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करें ए कैप के साथ तो आंसर आता है 2300। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास आया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 0 होता तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता, ऑप्टिमल हो जाता। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन बना सकते हैं। और यहाँ से हमने वैल्यू भी चूज़ कर ली 3
और 3 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये x1 x2 s1 s2 की वैल्यू, तो ये 3 आ रही है x2। तो अब हमने चूज़ कर लिया कि कौन सा वेरिएबल इंटर होना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल इंटर होना चाहते हैं दैट इज़ x2, इसका मतलब है x2 इंटर होना चाहते हैं। और अब हम देखते हैं लीव कौन करना चाहेगा। तो लीव तो ज़ाहिर है मिनिमम वैल्यू जो होती है वो बताती है कि कौन लीव कर रहा है। तो अब हम इस तरह करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक्स बी कैलकुलेट कर लेते हैं और x2 बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक्स बी का फार्मूला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद बी इज़ इक्वल टू बी एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद A2। व्हाट इज़ A2? तो ये ए के ए मैट्रिक्स में, ये ए कैप मैट्रिक्स जो है इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 कैप ये वाली वैल्यू है। तो A2 कैप की वैल्यू हमने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 1 3 और -3। अब हम चेक करते हैं कि ये जो x की वैल्यू आ गई है, x2 की वैल्यू, क्या ये सारी वैल्यू हमारे पास लेस देन ज़ीरो है कि नहीं है। अगर सारी वैल्यू हमारे पास लेस देन ज़ीरो हुई, जिस तरह हमने यहाँ पे किया भी था कि अगर इसकी सारी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हुई तो सोल्यूशन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अगर कोई एक वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई तो सोल्यूशन बाउंडेड होगा। तो अब हमने देखा कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें यहाँ तो 2 वैल्यू आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, लिहाजा हमारा सोल्यूशन क्या है, बाउंडेड है। अब हम इस तरह करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बी की वैल्यू बी इनवर्स, एक्स बी की वैल्यू x2 और रेशियो फाइंड करते हैं। तो बी में बेसिस में कौन से 2 नंबर इंटर हुए हैं, s1 और s2, और इस वक्त इंटर कौन होना चाह रहा है, x2 इंटर होना चाह रहा है बेसिस में। और जाएगा कौन, अभी हम थोड़ी देर में बता देंगे आपको कि लीव कौन करेगा। तो बी की वैल्यू आ रही थी 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1, और एक्स बी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की, उसको इधर लिखा, और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की, इधर लिखा। अब हम इस तरह करेंगे, रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशो का फार्मूला है एक्स बी डिवाइड बाय x2, क्योंकि यहाँ पे x2 है, विद x2 इज़ ग्रेट विद दी प्रॉपर्टी दैट x2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा वहाँ पे डैश आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे x2 ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे डैश आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करें तो 2 डिवाइड बाय 1, सो दिस इज़ इक्वल टू 2, एंड 3 डिवाइड बाय, अगर आप कर लें तो 6 डिवाइड बाय 3, इट इज़ अगेन इज़ इक्वल टू 2। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने यहाँ पे दोनों, क्योंकि ये डीजेनरेसी का केस आ गया तो इसमें दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। आपकी मर्ज़ी है कि ये वाला 2 ले लें या ये वाला 2 ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x2 इंटर x2 नहीं करना है। तो मैंने ये वाला केस ले लिया। ये केस इसलिए लिया कि यहाँ पे 3 मैक्सिमम है, तब मैंने ये वाला केस लिया। अगर ये 3 ऊपर मैक्सिमम होता तो फिर मैं वो वाला केस ले लेता। तो अब मैंने ये 3 की ये वाली वैल्यू ले ली, और अब वैल्यू आपने ली तो अब आपने देखना है कि आपके पास अब पिवट एलिमेंट कौन सा है। तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे ये जो रो है, इस रो में हमारे पास पिवट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, क्योंकि ये वाला हमारा कॉलम ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एंटरिंग वाला कॉलम है, और यहाँ पे ये जो नंबर इसकी लाइन में आएगा वो पिवट एलिमेंट होगा। सो 3 इज़ दी पिवट एलिमेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब भी पिवट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं तो पिवट एलिमेंट को 1 के बराबर लेते हैं, और बाकी को ऊपर जो इसके ऊपर नीचे जितने भी नंबर हैं उनको 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लेंगे। ये 1 कैसे बनेगा, इसको भी 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो मैंने पहले क्या किया, इसको 3 के ऊपर डिवाइड किया ताकि 1 बन जाए। अब इस 1 को ऊपर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या किया, +3 से मल्टीप्लाई किया और इधर लिखा, और +3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, +3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, और +3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा। तो अब हमारे पास ये लिखने के बाद हमारे पास आ गया है, आंसर आ गया है 1 1/3 0 0 1/3 0 एंड 0 1 1। ये हमारा आइट्रेशन नंबर 1
कंप्लीट हो गए और हमने बी कैप इन्वर्स को अपडेट किया है। तो अब हम आइट्रेशन 2 में चलते हैं। तो आइट्रेशन 2 में हम सी जे ये जो आखिरी वैल्यू होती है ना, इसमें माइनस का साइन लगा के इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास सी जे माइनस जेड जे आ जाते हैं। तो आखिरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 -1 और -1, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करके लिखनी होती है, और ए कैप से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 0 0 0 0 और -1। तो यहाँ पे सारे लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहे हैं, मतलब है सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन। यहाँ पे आपने देखा था कि ये मैंने इसको कहा था, इसको सेलेक्ट किया था पिवट, तो ये S2 के सामने आया था, तो इसका मतलब है S2 लीव करेगा और X2 इंटर करेगा। ओके, तो अब हमने देखा कि ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गए। अब आप एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एक्स बी की हमारे पास वैल्यू आ गई है, और एक्स बी की वैल्यू बता रही है, अगर आप इसको देखें तो ये पहला x1 का आंसर होगा, दूसरा x2 का आंसर होगा, और तीसरा z का आंसर होगा। तो x1 का आंसर 0 है, x2 का आंसर 2 है, और z का आंसर 6 है। लिहाजा